वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर जुडिशरी के हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं आपकी नई बुक के। पहला क्वेश्चन है, यू रेड दैट वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। आप लोगों ने पढ़ा है कि जुडिशरी का काम होता है कानून बनाना और फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाना। वाई डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी टू कैरी आउट दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन? तो आपको क्यों लगता है कि एक अलग ही ऑर्गन होना चाहिए, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत होती है ये काम करने के लिए, लॉज को, कानून को एनफोर्स करवाने के लिए और फंडामेंटल राइट्स को हमारे बचाने के लिए? तो इसका आंसर है, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। क्यों? It intends to shield the judicial process from external influences and provide full legal protection to all individuals going to court for whatever reason. अगर किसी को के साथ गलत होता है, किसी को कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जिस पर किसी की भी ना चले, जिस पर सिर्फ कानून की चले। Anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. अगर किसी को भी लगता है ना कि उसके अधिकारों का हनन किया गया है तो वो कोर्ट जा सकता है। इफ एनी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट वायलेट्स एनीवन्स फंडामेंटल राइट्स, द जुडिशरी हैज़ द पावर टू डिक्लेयर सच लॉ नल एंड वॉइड। अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बना दिया ना जिससे फंडामेंटल राइट छिन रहा हो हम सबका, हम सिटीजन्स का, तो जुडिशरी कह सकती है भाई ये फंडामेंटल राइट आपका नहीं चलेगा। तो जुडिशरी तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 है, हमें क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स की पूरी लिस्ट को फिर से पढ़ना है। हाउ डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कनेक्ट टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू? तो आपने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़ा, हमारा जो छठा फंडामेंटल राइट है। तो इसका मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? यानी कि जो अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं, अगर कोई उन्हें हमसे छीनने की कोशिश करता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। अब ये वाला जो आइडिया है ये जुडिशियल रिव्यू के आइडिया से मिलता जुलता कैसे है? तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट ने बना दिया है जो हमारे मूल अधिकार यानी कि देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, तो जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। यानी कि जुडिशरी ये बोल सकती है कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो गलत है, अगर वो देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनता है। तो आंसर देखते हैं, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कनेक्ट टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इट्स कैपेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द वर्किंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हम लोगों को जुडिशियल रिव्यू से कनेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि अगर किसी इंसान का, किसी ग्रुप का, बेसिकली इस देश के किसी भी नागरिक का अगर कोई भी हक छीनने की कोशिश करता है ना कोई भी कानून, तो जुडिशरी उसको कहेगी भाई इस कानून की नहीं चलेगी। इट अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे थिंक, मूव द कोर्ट, कोर्ट को हिलाना नहीं, कोर्ट में जाना। It allows citizens to move the court if they think that their fundamental rights are being violated by the state administration. अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि सरकार या फिर जो कोई भी उनके उनका हक छीन रहा है, तो वो इंसान कोर्ट जा सकता है। Judicial review implies the invalidation of legislative or executive action if it is seen to violate the fundamental right. देखिए, सरकार ने कोई कानून बनाया, वो कानून हमारे मानवाधिकार छीन रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट छीन रहा है, तो जुडिशरी कहेगी भाई नहीं चलेगा, ये लॉ नहीं चलेगा। ठीक है? Hence, judicial review and right to constitutional remedies are interconnected because judicial review is practiced when fundamental right is violated by the state. In this case, a higher court can appeal the judgment of a lower court based on its own investigation. मतलब ये है कि सपोज करो अगर लोअर कोर्ट ने आपको कह दिया कि आप गलत हो, आप हायर कोर्ट भी जा सकते हो। अगर लोअर कोर्ट ने कह दिया कि सरकार ने ये जो कानून बनाया है ठीक है, आप उसको अपील करने हायर कोर्ट में भी जा सकते हो। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन फिल इन ईच टीयर होते हैं परते, इस तरीके से लेवल्स, विद द जजमेंट गिवन बाय द वेरियस कोर्ट इन द सुधा गोयल केस, चेक योर रिस्पॉन्सेज विद अदर्स इन क्लास। तो लोअर कोर्ट को हम ट्रायल कोर्ट भी बोलते हैं, जो सबसे नीचे वाला आता है ना, सबसे नीचे लेवल पे जो कोर्ट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उनको हम लोग लोअर कोर्ट बोलते हैं। लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र वर सेंटेंस टू डेथ। मतलब इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, फिर ये लोग हाई कोर्ट गए। लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्विटेड। ठीक है?
Lakshman and Shakuntala were given life imprisonment while Subhash Chandra was acquitted for the lack of sufficient evidence. मतलब हाई कोर्ट में इन तीनों को छोड़ दिया गया, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, फिर लक्ष्मण और शकुंतला को तो आजीवन कैद जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई और सुभाष चंद्र को छोड़ दिया गया क्योंकि भाई उसके खिलाफ एविडेंस नहीं थे। तो इस तरीके से हमारी कोर्ट्स काम करती हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये होती है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, कीपिंग द सुधा गोयल केस इन माइंड, टिक द sentences that are true and correct the ones that are false. The accused took the case to high court because they were unhappy with the decision of the trial. तो देखो ये ट्रू है, उनको लगा था कि भाई उनको गलत डिसीजन मिला है, वो हाई कोर्ट चले गए। They went to the high court after Supreme Court had given his decision false. क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट। इफ़ दे डू नॉट लाइक सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे कैन गो बैक अगेन टू ट्रायल कोर्ट। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि हायर से लोअर कोर्ट की तरफ आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL, वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन 1980s इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। जो ये PIL आई थी ना 1980s में, ये हर किसी को न्याय दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रही। ऐसा आपको क्यों लगता है? तो देखो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। Supreme Court in early 1980s devised a mechanism of PIL to increase access to justice. It allowed any individual or organization to file PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were violated. Basically क्या होता है कि सपोज करिए, मतलब आप हैं या फिर कोई और है, आपका कोई फ्रेंड है, सपोज करो, उसको जेल में डाल दिया है और उसकी कोई गलती नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपना केस लड़ सके या फिर वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, तो आप उसकी तरफ से कोर्ट में केस कर सकते हैं कि गलत हुआ है। और जनरली जो PIL होती है ना, वो एक बड़ी कम्युनिटी के लिए की जाती है, मतलब एक कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है और कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर आप लॉयर हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप उनकी आवाज़ उठाएं, तो आप जाकर के PIL दायर कर सकते हैं। ये होती है PIL, इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि जस्टिस सबको मिल सके। The legal process was greatly simplified and even a letter or a telegram addressed to Supreme Court or High Court can be treated as PIL. मतलब आप एक लेटर भी लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि भाई देखो इस जगह पर गलत हो रहा है। In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues, such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions. One such example is securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वॉज कम्प्लीट। मतलब लोगों को ज़बरदस्ती जेलों में रखा हुआ था, जबकि उनका जो पनिशमेंट टर्म है वो भी कंप्लीट हो गया था, फिर भी जेल में उनको भर रखा था। तो ये सब चीज़ें ख़त्म की गई। मतलब PIL आपने डाली कि भाई इन लोगों का टर्म, ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो आपने उनकी तरफ से PIL जो है डाली और कोर्ट में जजमेंट आया और फिर उनको न्याय मिल गया। तो इस तरीके से PIL इस्तेमाल हुई। Thus, introduction of PIL, public interest litigation, is a significant step in ensuring access to justice for all. Next है, reread excerpts from the judgment on the Olga Teli versus Bombay Municipal Corporation. Now write in your own words what the judges meant when they said that the right to livelihood was the part of right to life. मतलब जीने का अधिकार और काम करने का अधिकार। भाई अगर इंसान के पास काम ही नहीं होगा, वो पैसा ही नहीं कमाएगा, तो वो एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ जिएगा कैसे? तो देखो आंसर है, इन द ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस द जजेस स्टेटेड दैट द राइट टू लाइवलीहुड वाज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। मतलब काम करने का अधिकार जीने के अधिकार के अंदर ही आता है। They stated that life does not merely mean an animal's existence. It cannot be lived without a means of livelihood. In the above mentioned case, people were poor and lived in slums. They had small jobs and no other place to live. For them, eviction from the slum means deprivation of their livelihood, which consequently means deprivation of life. This is how judges connected the right to life to basic requirement of any livelihood: food, clothes, shelter. मतलब देखो जजेस ने कहा कि जानवरों की तरह रहना एक जीना नहीं है। एक इंसान को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप उससे उसका काम छीन लेंगे तो वो रोटी कपड़ा मकान कहाँ से लेकर के आएगा? तो ये
बना, बहुत इंपॉर्टेंट केस, ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस, जिसमें राइट टू लाइवलीहुड को राइट टू लाइफ में गिना गया, आर्टिकल 21 के अंदर डाला गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।